वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहेगुरु फतेह। जी की जय भीम, फतेह। जोहार, सतनाम। सतनाम साहब। आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के आज खास मेहमान हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विभिन्न जगहों में अपनी सेवाएं देकर समाज का एक लंबा तजुर्बा है। बहरहाल हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की। आज हम भारतीय संविधान की मुख्य शक्ति और उसके स्रोत के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। मैं भारतीय संविधान की जो मूल स्रोत और शक्ति जिसकी केंद्र के रूप में निहित की गई है और बाबा साहब ने जो उसको निचोड़ के रूप में इसकी प्रस्तावना में जो बात रखी है, उस पर ही आज सवाल करने के लिए मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा। सर, आपको एक बहुत लंबा तजुर्बा है और जिस ढंग से पढ़े लिखे लोगों को जीवन की अनुभव और कटु सच्चाई होती है, तो हम आज भारतीय संविधान की मुख्य स्रोत और उसकी निहित शक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं और हमारे देखने सुनने वाले भी जानना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। धन्यवाद साहब। देखिए, मैं संविधान का कोई मर्मज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मोटी बातें मुझे आइडिया है कि जी ये जो जब जब अंग्रेजों ने लोकतंत्र इस देश में इंट्रोड्यूस किया, तो 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ये तय हुआ कि यहाँ का संविधान अपना बने और जी 1935 का एक्ट बना। इसके बाद देश आजाद जब हो रहा था, तो ये हुआ कि ये संविधान यहाँ के लोग खुद ही बनाए, भारत के लोग। वो तो संविधान अंग्रेजी टाइम का था। जी तो उस वक्त तक कंट्री बटा नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान में। और उस वक्त ये तय हुआ कि एक संविधान सभा बने। कानून से आजादी दी गई, संविधान सभा बने। तो 1946 के आसपास ये संविधान सभा बनी। उसमें 298 मेंबर थे। जी उसमें पाकिस्तान का भी जब चला, तो पाकिस्तान के करीब 80 आदमी छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने जी जी उसमें भाग नहीं लिया। उस वक्त ये हुआ कि ब्रिटिश में गवर्नमेंट में चर्चिल जैसे लोगों ने ये कहा था कि जी ये संविधान सभा है या हिंदू महासभा है। इसमें मुसलमान है नहीं, इतनी बड़ी माइनॉरिटी में। इसमें जितने जी भी हैं, ज्यादातर सब सवर्ण लोग हैं। संभवतः इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को, या तो हो सकता है ब्रिटिश दबाव में, या इस बात को बताने के लिए कि ये सेकुलर सभा है, बाबा साहब को उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हालांकि बाबा साहब उस वक्त बंगाल से चुन करके आए थे, लेकिन वो जो क्षेत्र था खुलना का, और राठौर साहब, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़े संविधान पर, हमारी डिस्कस हो रही लाइव जूम में। हाँ हाँ, बंगाल, तो बंगाल से बाबा साहब चुन करके आए थे, मगर वो क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। तो अब ये कहा गया बाबा साहब से भी कि भाई आप पाकिस्तान से चुन के आए, अब जाइए वहाँ। मंडल साहब भी पाकिस्तान चले गए थे। मंडल साहब ने ही बाबा साहब को पंजाब से, मतलब पाकिस्तान से, सॉरी, बंगाल से चुनवा करके भेजा था, खुलना और जैसोर के क्षेत्र से। तो उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर की तो कर्मभूमि बम्बई थी। जी तो फिर ये कांग्रेस ने तय किया कि भाई, जहां तक हम समझते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव में ही ये तय किया गया होगा कि अब इनको चुनवा करके संविधान सभा में लाया जाए। वरना ये आरोप जो लग रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि ये हिंदू महासभा बन गई है, संविधान सभा नहीं है, इसमें सवर्णों का वर्चस्व है। बैकवर्ड क्लास के एक आध दो आदमी थे गिने चुने, पता नहीं थे भी कि नहीं, मुस्लिम थे, वो बाहर हो गए थे। तो तब ये संविधान सभा हमारी बनी और ये संविधान बना। और संविधान में फिर ये स्वीकार किया गया है, ये परिस्थितियां ऐसी थी कि इस बात पे जोर दिया गया कि एक सेकुलर कंट्री होगा हमारा, धर्मनिरपेक्ष संविधान होगा। तो जो कम्युनलिज्म जिस वक्त जिस तरह से वहां फैल रहा था, हिंदू मुसलमान की कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, वही लोग आज सत्ता में भी आ गए हैं। कुछ सावरकर के चेले थे, कुछ उसमें गोलवलकर के चेले थे। ये लोग इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। जी फिर तय ये किया गया कि नहीं, सेकुलर राष्ट्र होगा। और हिंदुस्तान शब्द भी उसमें नहीं लाया गया,
इंडिया दैट इज भारत। जी ये जो हिंदू हिंदू जो आजकल कह रहे हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक माना गया। इस पे काफी देर बहस हुई, फिर ये स्वीकार किया गया कि भाई ये देश जो है अकेले किसी धर्म का देश नहीं है, इसमें विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं। इसकी प्राचीन संस्कृति जातिवाद की विरोधी रही है। जिसे आज हिंदुत्व कहते हैं, वो जातिवाद से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो जी जी बौद्धों के उसमें जो जो सम्राट अशोक के चिन्ह थे, जैसे भगवान बुद्ध का धर्म चक्र है, हमारे राष्ट्रपति के सिंहासन पर लगा हुआ है वो आज भी, और धर्म परिवर्तन का पॉइंट उसमें दिया हुआ है। तो ये एक हमारा जो संविधान है वो एक सेकुलर संविधान, इंडिया रिपब्लिक भारत रहा। जनता इसको तय करेगी, लेकिन किसी धर्म पर आधारित नहीं। इसमें राष्ट्रीय एकता का ख्याल रखा गया। इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान की राजनीति से उनको दूर रखने की कोशिश की गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हिंदू मुसलमान की राजनीति जो लोग कर रहे थे, इसी संविधान का नाम लेकर के वो हमारी सत्ता पर काबिज हुए हैं, और वो आज ये फिर चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उनका कहना है कि 80% हम हिंदू हैं। जी उनके जो मुख्य मुद्दे थे, जो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, जो मुद्दे थे जो कि आम जनता को उपलब्ध कराना था, शिक्षा को उपलब्ध कराना था, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था, उन मुद्दों को से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की, गाय गोबर की ये राजनीति इन्होंने शुरू की। नतीजा ये हुआ है कि आज जब कोविड में इतनी भयंकर समस्याओं से देश जूझ रहा है, हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दुनिया के देश हैरान हैं कि हम इतना समय साल भर का मिलने के बाद भी हम चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे। दुनिया हमारी मदद के लिए दौड़ रही है, लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़कों पर मर रहे हैं। तो जो बुनियादी चीज थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जी और हम लोग ये जानते हैं कि ये ब्राह्मण शूद्र के नाम पर शूद्रों को शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से हजारों हजार साल से वंचित करके रखा गया। तब जब शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करके रखा गया, तो जो 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 दीनहीन लोग हैं, जिनके पास बुनियादी जरूरतें नहीं है, उनके व्यक्तित्व का विकास भी कैसे हो सकता है? तो जी सबसे जी बड़ी जी समस्या है उनको बुनियादी चीजों को उपलब्ध कराना। आज वो लोग जो कि बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं कराना चाहते, वो इसको एक हिंदू राष्ट्र, हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता में आते ही कहा, क्या बुराई है इसमें, हिंदू राष्ट्र में क्या बुराई है? भाई बुराई थी ये तो भारतीय संविधान का जब बनाया गया था, ये बहुत जबरदस्त बहस हुई थी कि बहुत बड़ी बुराई है। और बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ये दुर्भाग्य होगा इस देश का कि अगर जिस दिन कभी हिंदू राष्ट्र आ गया इसमें, और ये राष्ट्र की एकता के लिए इसकी एकता कायम नहीं रह पाएगी, एकता खंडित हो जाएगी, सामाजिक न्याय असंभव हो जाएगा। और इस देश में वही जो पाशविक शक्तियां थी, जिन्होंने देश के 90% जनता को शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करके रखा, वो उसको, इस देश को उसी हालत पे, बर्बर हालत पे पहुंचा देंगे। तो बाबा साहब ने उस वक्त ये बात 1940 में कही थी, संविधान बनने से 10 साल पहले ये जी बात कही थी उन्होंने कि ये जो एक सभा में कही थी, और पत्रकारों के लिए बयान जारी किया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक राजनीतिक विचारधारा है, जिसको राजनीति की भाषा में फांसीवाद कहा जाता है। ये मानव अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र है। इसलिए इसको धर्म की दृष्टि से न देखा जाए, मानव अधिकारों को वापस किया जाए लोगों को। वो जो 90% जनता इस देश में लोकतंत्र से आशाएं लगाए बैठी है कि अब हमें वो बुनियादी अधिकार दिए जाएंगे कि हमारे बच्चों को सम्मान पूर्वक सिर उठा करके जीने का अवसर मिलेगा। वो बुनियादी अधिकार में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। आप ये देखते हैं, आज हमारे संविधान में कहा गया था कि 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले।
जी, आज हम शिक्षा से तो इतने वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो बाकी का तो भगवान ही मालिक है। तो ये बड़ी गंभीर समस्याएँ हैं। आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक उठाया है कि हमारी जो जो समस्याएँ हैं, हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो आम वंचित जनता की दृष्टि से है। उन लोगों की दृष्टि से है जिनके मानव अधिकारों को कुचला गया है। हमारा अभिजात वर्गीय दृष्टि से देखने का इरादा नहीं है। तो हमको न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जो कि संविधान की प्रियम्बल में है, जो कि संविधान की प्राण शक्ति है, उस दृष्टि से चीजों को देखना चाहिए और उसी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो ये मेरा निवेदन है। जिस दिन से बाबा साहब अपनी जन्म से लेकर उन्हें पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनके निर्वाण समय तक का जो जीवन संघर्ष को हम अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जिस ढंग से भारत में जो परिस्थितियाँ रही है, वर्ण व्यवस्था रही है भारत देश के अंदर में, जिसमें जो सबसे जो बुरे हालात थे, वो भारत में जो शूद्रों की हालत खराब थी। जिन्हें ये भी मालूम है कि उनके गले में हाड़ी और पीछे में झाड़ू बांध करके लोगों को किस ढंग से जुल्म, अन्याय, अत्याचार की उस दर्दनाक भरी पीड़ा से लोगों को गुजरना पड़ा और उसी पीड़ा को बाबा साहब ने जब उन्हें मौका मिला पढ़ लिख करके तो इस मकड़ जाल की बेड़ियों को उन्होंने तोड़ करके समाप्त कर दिया। लेकिन आज भी भारतीय संविधान के इस लागू होने के बावजूद भी हम भारत में जो आज भी ग्रामीण परिस्थितियों में जो देखते हैं, जो दृश्य नज़र आता है, वह भी बहुत विडंबना की स्थिति में दिनों-दिन जा रहा है। आज भी जातिवाद है, आज भी छुआ-छूत है, आज भी अस्पृश्यता है। ये आप अ, 70 से 75% ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। तो बहरहाल जो हम आज भारतीय संविधान में जो हक अधिकार मिले हैं, उसको लेकर जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे लोगों के साथ में जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो लगातार हो रहे हैं, इसको भारतीय संविधान के इस कड़े कानून के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे जो लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं आई या उस राइट को जो संचालन करने वाले लोग हैं, उनके प्रति कोई अ, नीति और नियत साफ नहीं है। मैं दोबारा आपके पास फिर इसी जो पीड़ा और तकलीफ को लेकर के आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी संविधान ने हक अधिकार देने के बावजूद भी हमारे लोगों के साथ में ऐसी जुल्म और ज्यादती हो रही है। ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, हम आपसे इस संदर्भ में व्याख्यात्मक रूप से जानना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, उस वक्त बाबा साहब ने सावधान किया था जब संविधान लागू हो रहा था कि जी, ये हमारा जो लोकतंत्र जो हमने खड़ा किया है, ये गोबर के ढेर पर है। और वो गोबर जी, का ढेर क्या था? वो गोबर का ढेर था वर्ण वर्ण आश्रम धर्म, जिसे ये धर्म कहते हैं। जिसे कबीर ने कहा, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। तो ये वर्ण व्यवस्था, ये जातिवाद को अधर्म माना। हमारे ज्यादातर लीडर ने, मेजोरिटी ने अधर्म माना, वरना उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने राजनीति में तो हमने लोकतंत्र स्वीकार कर लिया, रिपब्लिक देश को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी समाज व्यवस्था पूरी की पूरी वर्णाश्रम धर्म जातिवाद पर आधारित चल रही है। जी, अब इसको मिटाएगा कौन? जिन लोगों को मिटाने की जिम्मेदारी थी, जिनको ये अधिकार संविधान ने दिए थे कि उनके वोट का उतना ही अधिकार है, अब वो चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। उन लोगों में राजनीतिक चेतना करीब-करीब नष्ट कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। उस वक्त तो सौभाग्य था कि जो आपने बताया है कि जिनके गले में हांडी बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू लगाए जाते थे, उन्हीं लोगों में से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और वो अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित व्यक्तियों में से थे, या जिन्होंने यूरोप की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा जहां करीब 10, 20, 50 नहीं, करीब 100 नोबेल लॉरिएट्स को दिया होगा। कोई साधारण यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए नहीं थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
तो उनका दिमाग जो ये लोग सोचते हैं, जैसा कि हमारे हमारे यहाँ जो कथित हिंदुत्ववादी हैं उनको जाति विशेष का नेता दिखाते हैं, शेड्यूल कास्ट का नेता बताते हैं, वो दबी कुचली मानव जाति के लीडर थे, ये आप कह सकते हैं। दमित लोगों के लीडर थे, लेकिन वो देश के महान लीडर थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के उनके विचार थे। दुनिया का जो समाजवादी सोच है विश्व स्तर की, वो सोच उन्होंने संविधान में रखी, सेकुलरिज्म रखा। और यही बात केशवानंद भारती के सन 73 में ये बात फैसला हो चुका था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, जातिवादी नहीं है। तो वो उसको कोई पार्लियामेंट को भी बदलने का अधिकार नहीं है। आज जब ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो इनको ये लगता है कि ये संविधान सबसे ज्यादा रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए जो 90% जनता, जिनको मानव अधिकारों से वंचित किया गया है, जिन्हें शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया गया है, जिनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दिया गया है, अब उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो उठ के खड़े हों। आज सौभाग्य से जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसके तहत एक हमारे गरीब वर्ग में, कम से कम दलितों के बीच में एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया है, जो पढ़ा लिखा है, जो मुद्दों को समझता है, चीजों की गहराइयों को समझता है। अगर नहीं समझता, मान लीजिए वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो राजनीति को नहीं समझता, तो बड़ी जल्दी उसको समझाया जा सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो ये इस मध्यम वर्ग को अगर हम तैयार करके सही टीम हमारे पास बने, तो इस ये जो प्रतिक्रियावादी जो क्रांति के विरोधी शक्तियां हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता है। आज जो क्रांति की विरोधी शक्तियां हैं, जिन्हें बाबा साहब ने काउंटर रेवोल्यूशनरीज कहा है, उस रेवोल्यूशनरीज तभी इनका मुकाबला कर सकते, भले ही वो मुट्ठी भर लोग हों, लेकिन शिक्षा उनके हाथ में है, उनके हाथ में मीडिया, उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। जब सब कुछ उनके हाथ में है, तो भले ही वो मुट्ठी भर हैं, उनको तो इस आम 90% जनता से डर लगता है ये उठ के कहीं खड़ी ना हो जाए। तो कभी उनको आतंकवाद के दम पर, कभी उनको अंधविश्वासों के दम पर, कभी उन्हें गाय गोबर के दम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करा करके उनको मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास किया जाता है। हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम संविधान में विश्वास करते हैं, कि हमारा उन मुख्य मुद्दों पर हम हर हालत में ध्यान केंद्रित करें। शिक्षा हर व्यक्ति को इंटरमीडिएट तक, कम से कम 14 साल की उम्र तक, हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में फ्री होनी चाहिए। रोजगार के साधन नौजवानों को मिलने चाहिए। ये सब चीज मुद्दे हैं। लेकिन आपने देखा हो, जब चुनाव होता है तो मुद्दा क्या होता है? एनआरसी, सिटीजनशिप रजिस्टर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, गाय रक्षक, लिंचिंग, यानी वो जो नकली मुद्दे हैं वो असली बनाए जाते हैं। अब हम रोने से तो फायदा नहीं होगा। हमारा जो वंचित वर्ग है, जो 90% लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड हो, जो कि इस जातिवादी व्यवस्था के मारे हुए लोग हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। और ये काम पढ़ा लिखा वर्ग कर सकता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। और मेरे ख्याल से अगर आत्मसम्मान प्रिय है, तो हथियार नहीं डालने चाहिए ऐसी शक्तियों के सामने। माँ बार बार मनुष्य का जन्म नहीं देगी, दुर्लभ जन्म है मनुष्य का। इसको आताताइयों के सामने या मानव अधिकारों को कुचलने वाले लोगों के सामने सिर जल्दी नहीं झुकाना चाहिए। मौत को गले लगाना चाहिए, शहीद होना पसंद करना चाहिए, लेकिन संविधान की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। मेरा सोचना ही है। जी जी। धन्यवाद। आज जिस ढंग से भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया जा रहा है और उनको संविधान को विलोपित करने की बात लोग करते हैं। हम अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 95 में अभी 11 अक्टूबर या कौन-सा तारीख है, डेट मेरे को मालूम नहीं है। सुप्रीम जी। कोर्ट ने भी हिंदू धर्म को खारिज किया है और हम्म। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। तो जिस ढंग से भारत के अंदर में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात भारतीय संविधान में अ,
निर्मित किया गया है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को लेकर जी जो संविधान में जो मूल शब्दों को लेकर के जो उसकी प्रस्तावना में ही इसको निरूपित किया गया है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान संविधान के रूप में भारत के संविधान को जाना जाता है। उसको बनाने में भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और इस संविधान को निर्माण करने में बाबा साहब को दुनिया भर की संविधान को पढ़ना पड़ा और बहुत सोच समझ करके भारत के अंदर में इस संविधान का निर्माण हुआ। किंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब ने जो संविधान में सबको अधिकार हक दिए हैं, सबको मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसको लेकर भी संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनकी प्रतियों को जलाने की बात करते हैं। मैं इस संदर्भ में आपके पास दोबारा ब्रिजेंद्र सिंह जी, जी 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 जो अभी वर्तमान हालात में आपने देखा होगा कि गत वर्ष संविधान की प्रतियों को जलाया गया और इस देश के अंदर में वो भी संसद भवन के दिल्ली के राजधानी के अंदर में ये सब घटनाएं हुई और आज भी गाहे बगाहे लोग संविधान को ही दोष बता करके भारत के अंदर में ऐसी माहौल खड़ा किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। देखिए, ये हमको ये पता जब बाबा साहब ने कहा कि जिन जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं होता जी या जो अपने इतिहास को भुला देते हैं, तो वो कभी नए इतिहास निर्माण ठीक से नहीं कर सकते और इतिहास उनको रद्दी के टोकरे में फेंक देता है। ये लोग जो जला रहे हैं आज संविधान को, जो नारा लगा रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इनकी ये कोई आज की बात नहीं है। ये सब चाहे वो आप सावरकर जिन्होंने हिंदू का नारा लगाया, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे आरएसएस वाले, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को ये फेल हो चुकी थी 1946 में नया संविधान जब लागू हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है अपनी और वो आज भी इस सांप्रदायिकता फैला करके, जातिवाद फैला करके किसी तरह से इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश की जनता को दबा करके कुचल करके रखना चाहते हैं। जो जो उम्मीद की गई थी सामाजिक न्याय की कि आम गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, तो ये देश राष्ट्र ताकतवर राष्ट्र जब 80% को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे, बुनियादी जरूरतों से वंचित करेंगे, तो उनके व्यक्तित्व का जब विकास ही नहीं होगा। आप सिर्फ इसलिए उन्हें वंचित कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे कहीं कंपटीशन में ना आ जाए आपके बच्चों के सामने। कितनी छोटी मानसिकता है ये। और आप राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, राष्ट्र को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो वो जो चीज संविधान में काफी विद्वान और काफी दूरदृष्टि रखने वाले लोग थे, जिन्होंने इस देश को देश में जो संविधान लागू हुआ, एक सोशलिस्ट सेकुलर संविधान लागू किया। आपने देखा सन 42 में संशोधन में, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन लगाया, तो उसमें प्रियम्बल में ये लिखा कि ये सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा। भाई जब उसमें लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अब उसमें और कौन से सेकुलरिज्म की या सोशलिज्म की जरूरत थी? लेकिन हमको लगता है कि उन लोगों की नीयत साफ नहीं थी। आम जनता के अंदर न्याय मांगने की भावना बढ़ रही थी। मंडल कमीशन पर बहस चल रही थी। पिछड़े लोग 50% से ऊपर थे, वो अपनी भागीदारी मांग रहे थे, तो उनको आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नए संशोधन फिर लाए गए। मगर जो उम्मीद थी समस्या का निदान करने की, कि आम लोगों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा बने, जिससे ये देश शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, ये कहने से कि चीन हमें देख करके थर थर कांप रहा है, इसलिए तो शक्तिशाली हो नहीं जाएगा। शक्तिशाली इसका आम आदमी करेगा इस देश को, और आम आदमी को आप पढ़ने लिखने नहीं दे रहे, आम आदमी को उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, आम आदमी के बच्चों की विकास नहीं होने दे रहे आप, तो देश की राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं,
कभी वो कहते हैं कि ये सब धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। वो शब्दों पर मजाक का बना दिया है कि धर्म है ये तो पंथ निरपेक्ष है। भाई वो धर्म निरपेक्ष की बातें ये सब संविधान सभा में बहुत गहराई से समझी गई थी, सोची गई थी। जितना बाबा साहब अम्बेडकर को धर्म का आइडिया था, शायद गोलवलकर को और सावरकर को निश्चित रूप से नहीं था। तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इनको सोचा। आज दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो 90% लोग जो कि मारे हुए हैं इस मनुवाद के, इस जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के, हिंदुत्व के, नाम कुछ भी दे दीजिए, उसका उसके मर्म को जानना चाहिए। तो उन 90% लोगों में जातिवाद के नाम पर 3 दुश्मन मुख्य, जिन हथियार जो यूज करते हैं जातिवाद के नाम पर, 6000 जातियों में अकेले शूद्र अतिशूद्रों को बांट रखा है। फिर सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदू मुस्लिम खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं कौन कौन से नारे लगाते हैं। तो जो ये बांट रखा है लोगों को, ये यूनिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि इनका वर्चस्व जो 5,000 साल से चल रहा था वो चलता रहे। तो ये तो हमारे सामने बड़ा एक चुनौती है कि हमारे पढ़े लिखे वर्ग को आगे आना चाहिए, एक टीम तैयार करनी चाहिए। बिना फौज के लड़ाइयां नहीं होती, बिना संसाधनों की लड़ाइयां नहीं होती। और सबसे बड़ा संसाधन ज्ञान होता है, चरित्र होता है, पैसे से भी बड़ा ज्ञान चरित्र। इससे हम लेस जब तक नहीं करते अपनी लीडरशिप को, तो हो क्या रहा है आप देख रहे हैं। उस जो आरक्षण के लिए इतना संघर्ष किया बाबा साहब ने, उसके तहत अकेले SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। जब इन्होंने सवर्ण आरक्षण की बात की, वो लोग जिन्होंने की वंचित किया है 90% को, तो उन 131 में से मैं नहीं जानता कि एक भी बोला। इसका मतलब है वो बंधुआ मजदूर की तरह पार्टियों को हो गए। वो अगले साल टिकट देना, अगले बार टिकट देना बंद कर दिया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में हमारे सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि जनता के हम अपने जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसके बीच में जाएं, टीम तैयार करें। जैसा मैं बता रहा था, खिलाड़ी तो लाखों हैं, हजारों हैं, सही टीम होगी, टीम खेलती है, टीम का कप्तान टीम को तय करता है। तो हमें सही कप्तान चाहिए, सही टीम चाहिए। और इस जो पतन जो राष्ट्र का हो रहा है, आज जो कोविड में जो ये हालत हो रही है कि दुनिया हमारी तरफ, मतलब विश्व के स्तर पर अब बदनामी हो रही है हमारे लोकतंत्र की, कि हम साल भर का मौका लगाने के बाद भी इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे। आखिर चीन ने नियंत्रित किया है कि नहीं, अमेरिका ने नियंत्रित किया है कि नहीं, और देशों ने नियंत्रित किया है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, बड़ी सीरियस बातें हैं। और इन पर मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों को कम से कम आप 40% इन्वॉल्व करें, महिलाओं को इन्वॉल्व करें, तब ये कोई एक ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। ये खाली संविधान से अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे हक सुरक्षित हैं, तो हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि 84 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए, 92 में बाबरी मस्जिद दिन दहाड़े तोड़ी गई, कितने लोगों को हमारा संविधान सजा दिलवा पाया है, कितने लोगों को हम जेल में रख पाए हैं। उनको रख पाए या न रख पाए, हमारे जो आम गरीब आदमी है बेचारे 20 वर्ष तक केस नहीं चलता है, ऐसे ट्रायल में ही जेलों में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, झूठे फंसाए जाते हैं। तेल तुमड़े जैसा एक बुद्धिजीवी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर हमारे पास बुद्धिजीवियों का वैसे ही अकाल पड़ा हुआ है। उनको सिर्फ इसलिए कि उनको पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए, उनको जेलों में भेज दिया गया। और जो लोग दिन दहाड़े ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर रहे हैं, वो इसी संविधान के नाम पर शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये खाली मैं समझता हूँ आम पब्लिक के बीच में सही टीम बनाए बिना, सही सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक जो क्रांति है, जिसका की अपेक्षा बाबा साहब ने की थी आपसे, हमसे, और हमारे बड़े लीडर्स ने की थी, सेकुलर लीडर्स ने की थी। खाली अकेले जो संविधान बनाने वाली सभा थी उसने की थी। वो सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन जब तक हम खड़ा नहीं करते, ये मुट्ठी भर लोग इस देश को कुचल के रख देंगे, इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमको स्वीकार करनी चाहिए और इसको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमको हमारे लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। बार बार जन्म नहीं होगा, जो समस्याएं इनका मुकाबला किया जाएगा। शहीद की मौत ज्यादा गले लगाई जानी चाहिए बजाय गुलामी की जिंदगी के। और राष्ट्र को अपनी आंखों के सामने अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहिए हमको।
ये अपमान है। जी जी, जिस ढंग ये से ये बाबा साहब ने भारतीय संविधान में जातियों को तोड़ करके एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी बनाया और जितनी भी जो जातियों में बटे हुए लोगों को उन्होंने एक कैटेगरी में बाँटा ताकि ओबीसी है तो जितने भी ओबीसी की जातियाँ हैं वो एक हो सकें, जितने भी शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं वो एससी में एक हो सकें, जितने भी ट्राइबल की जो जातियाँ हैं वो भी एक कैटेगरी में बँट सके, एक हो सकें और उन्हें भारत के अंदर में जिन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है और वर्ण व्यवस्था में इन्हें शूद्र कहा जाता है। जो इनकी संख्या को अगर हम देखें तो बहुसंख्यक के रूप में 90 से 95% के रूप में देखा जाता है और अभी जो भारतीय जनगणना जो आने वाली है और अभी तक भारत में आज़ादी के बाद 15 बार सेंसेक्स हो चुका है, तो जिस ढंग से अंग्रेज़ों ने भारतीय जनगणना को लेकर जाति आधारित की, क्या कारण है कि भारत के आज़ाद के भारत में आज़ाद मुल्क में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं और हिंदू धर्म में यही जो जाति में बाँटे हुए लोगों को ही हिंदू धर्म में रखा गया, ताकि अपनी संख्या को, अपनी बहुमत को अधिक से अधिक दर्शा सकें। तो मैं आपके पास में ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लास्ट में हम चर्चा की समाप्ति की ओर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस जो सेंसेक्स के ऊपर में जो बहुसंख्यक समाज के जो लोगों की जो जनगणना है उसको किस आधार में लिया जाना चाहिए और उसकी डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि जिस ढंग से भी भारत में आवाज उठने लगी है दिल्ली के जंतर मंतर में करोड़ों आदिवासियों ने इसकी आवाज उठाई कि हम हिंदू नहीं हैं उधर अब ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं उधर अनुसूचित जाति के बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं तो जब ये जितनी भी जाति के लोगों को हिंदू धर्म थोपा गया है ये जब उनसे उस धर्म से अलग हो जाएँगे क्योंकि हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू धर्म को मान्यता नहीं दी है। इस परिस्थिति को आप किस नज़र से देखते हैं? विजन सिंह। देखिए, हमारे महापुरुष ये जानते थे, चाहे पेरियार साहब हों, साहू जी हों, फुले हों, अम्बेडकर हों और भी जितने समाजवादी प्रगतिशील व्यक्तित्व हुए हैं, वो जानते थे कि समाज को एक किए बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। 4 अपराधी हैं, 4 हथियार हैं जिनको कि हमारा दुश्मन यूज़ करता है। 4 क्रिमिनल उन्हें कह सकते हैं, 4C कह सकते हैं। मैं 4C कहता हूँ, कास्टिज़्म, कम्युनलिज़्म, जी। कॉर्पोरेट, ये पूंजीवाद जिसे कहते हैं और क्रिमिनलाइजेशन। कितना भयानक इस राजनीति का अपराधीकरण होगा, शायद आपको आप लोगों को अंदाज इसलिए नहीं होगा, मैं तो उस विभाग में रहा और मेरी ऐसी जगह पोस्टिंग रही जिसे कि भारत का शिकागो कहा जाता था। वहां पर मैंने जिला लॉ एंड ऑर्डर देखा, तो मैंने देखा कि ये ठेकेदारी सिस्टम है, अपराध जो है सीधा आर्थिक विषमताओं से और अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है। अपराधी को अपराध के रूप में देखते हैं वो लोग, ठीक से समझते नहीं है अपराध की जो व्यवस्था है, जो साइकोलॉजी है। तो जो हमारे महापुरुषों ने जब ये कहा कि ये लोग जो बटे हुए हैं जातिवाद के नाम पे, जैसे बताया 6000 जातियों में, जब आपने सामाजिक न्याय की मांग की तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम का चक्कर चला दिया, यानी सांप्रदायिकता में बांट दिया। जब बात वोट की आई तो अपराधीकरण के जरिए लोगों को आतंकित करके, डरा के, धमका के, ईवीएम मशीन लगा के किसी भी तरीके से हम सत्ता में रहे, ये तरीके अपनाए गए। तो कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, ये हैं लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारे जो महापुरुष थे वो ये चाहते थे कि समाज एक हो। समाज को एक करने के लिए उसे जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठाना था। सांप्रदायिक यानी कि जाति को वर्ग चेतना में बदलना था। हमको ये क्लियर होना चाहिए वर्ग चेतना क्या है, जाति चेतना क्या है। जब हम एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बैकवर्ड कहते हैं तो ये वर्ग चेतना है, जाति चेतना नहीं है। जाति चेतना में तो हम 6000 जातियों के अंग बन जाते हैं। समाज को खुद ही विभक्त करने में हम दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं। तो ये जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बैकवर्ड, ये कास्टिज्म के
जातिवाद के मारे हुए, जातिवाद के विक्टिम्स हैं, इन विक्टिम्स को वर्ग चेतना पैदा करके उनको यूनाइट करने के उसके पीछे ये भावना थी। अब यूनाइट अपने आप तो होंगे नहीं, चेतना, जातिगत चेतना इतनी ज्यादा जबरदस्त है, सांप्रदायिक चेतना भड़काई जाती है, मीडिया उसके पीछे लगाया जाता है, पूरा प्रचार तंत्र उनके हाथ में है, इतिहास वो लिख रहे हैं देश का, इतिहास को वो नष्ट कर रहे हैं। तो अब क्या विकल्प है हमारे सामने? अब हमारे सामने विकल्प है, ऐसा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। विकल्प हमारे सामने ये है कि हम ये जो पांचों हमारी कैटेगरी है इसके कोऑर्डिनेटर्स लगाएं, उनको संगठित करें, एकत्रित करें, उनके लिए हम एक सही टीम बनाएं इन कामों के लिए। चाहे वो, हम कहते हैं कि साहब 10,000 संगठन काम कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, हम कहते हैं तुम 20,000 संगठन बनाओ यार, कोऑर्डिनेशन का काम तो करो। अब संगठन बना के उल्टा जातिवाद को ही फैलाने में मदद कर रहे हो, जी, सांप्रदायिकता की राजनीति मदद कर रहे हैं, तो ये तो अपने हमारे आंदोलन का बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस समस्या के सामने हथियार डालने की जरूरत नहीं है। संविधान ने हमें इतना शक्ति भी दी है और संविधान ने वो व्यवस्था दी है कि हम इनके जो 4 क्रिमिनल हैं, जो 4 जो जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, उसको हम फेल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम सही चेतना पैदा करें। तो बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए, हमारा सोचना तो ये है। महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिला कल्याण केंद्र बनने चाहिए, युवा कल्याण केंद्र बनने चाहिए, और जो सही शिक्षा है, शिक्षित बनो का जो महामंत्र दिया बाबा साहब ने, वो जो मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। वरना तो जिन लोगों के हाथ में शिक्षा है, वो शिक्षा का दुरुपयोग करके वो पढ़े लिखे एजुकेटेड कसाई हो चुके हैं, तो वो तो और उसको भटका रहे हैं लोगों को बजाय मार्गदर्शन करने के। जी। मैं आपके पास पिछले और अंतिम शब्दों की ओर आपके पास ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिस दिन से भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों का एक मदर संगठन बना था, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेप का नाम दिया था, और बामसेप भारत के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिन्होंने सोचा कि हम पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के विचारों को इस भारत की भूमि पर कैसे मौस पैदा करके, लीडरशिप पैदा करके हम सही नेतृत्व की दिशा की ओर इस भारत के लोकतंत्र के उस मंदिर में लेके जाएं, ताकि हमारे जो लोगों के लिए बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए थे उसको सही ढंग से दिला पाएं, और ताकि हमारे देश की जनता सुरक्षित रहे, शिक्षित बने, संगठित रहे, और भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द बढ़े, और इस भारत भूमि पर अमन, शांति, चैन स्थापित हो सके। बल्कि इसके विपरीत आरक्षण का लाभ लेकर के लोगों ने संसद में या पार्लियामेंट में पहुंच करके, आज जिस ढंग से अभी आपने चर्चा भी की कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो सांसद हैं, इस कोरोना काल में भी अपने लोगों के लिए, अपने मरने वालों के लिए, आम जनता के लिए कोई ना आवाज उठा रहे हैं, ना वो किसी भी परिदृश्य में क्षेत्र की जनता के इस मृत्यु काल के समय में, इस विभीषिका के समय पे कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं नजर आता है। लेकिन हम आज की इस जनता की जागरूकता को लेकर, जिस ढंग से भारत की जो जनता बाबा साहब ने जो लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बी द पीपल, जनता का जनता के लिए चुना गया सरकार, तो इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। लेकिन आज जिस ढंग से भारत में जो लोग मरते चले जा रहे हैं, तो लोकतंत्र को, जनता की इस अमूल्य वोट को लेकर, जो जनता को सर्वोपरि संविधान में माना गया है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? संक्षिप्त विचार के साथ में आज के इस कार्यक्रम की हम समाप्ति भी करेंगे। विजेंद्र सिंह जी अपने विचार रखें। देखिए, हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो क्लास 4 का हो या क्लास 1 का हो, जी, हर आदमी ये महसूस करता है कि हमारी विशेष जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अब बामसेफ के रूप में काशीराम साहब ने जो स्टार्ट किया, एक बड़ा विनम्र प्रयास था, और स्टार्टिंग का प्रयास था कि पढ़े लिखे वर्ग को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। और जिस तरीके से बामसेफ ने काम किया, वो छोटा मोटा काम नहीं था, वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और सही लाइन पे था।
दुर्भाग्य से, क्योंकि उसमें अधिकतर जो जो बौद्धिक स्तर था उसका, वो स्टैंडर्ड नहीं अचीव कर पाया जो कि षड्यंत्रकारियों के जवाब दे सकते सही मायने में। उसमें कुछ इंफीरियर ऐसे किस्म के लोग जिनके लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, पैसा, ये सब छोटी-मोटी चीजें ये बहुत बड़ी मायने रखती थी। और वो सांप की तरह, जहां आप देखते हैं भेड़ बकरियों में के जो सरदार बन गए, तो साहब कहना शुरू किया, वो साहब लायक तो थे नहीं, थे तो चपरासी लायक, अब साहब हो गए, उनका अहंकार और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि इतना जो काम ईमानदारी से शुरू किया गया था, वो कुछ कारणों से आगे नहीं आ जा पाया। मगर एक विनम्र प्रयास हुआ और बड़ा बुनियादी चीज को उन्होंने पूरा किया। और ये ताज्जुब होता है कि जो स्तर था उसके स्तर से कई गुना आगे उन्होंने प्रयास किया। जी। आज उस चीज को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज पढ़ा लिखा वर्ग है हमारा, उसके जो बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट ब्रेन उनके उनको लाए जाएं, लेकिन और उनको सम्मान भी दिया जाए। उनको ऐसा ना लगे कि वो कुछ करना चाहते हैं, कोई करने नहीं दे रहा उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो क्लास 1 का आदमी हो, चाहे वो क्लास 4 का हो, ये ज़रूर है कि क्लास 4 को बड़ी जल्दी कन्विंस कर सकते हैं आप। लेकिन जो क्लास 1 का दिमाग होगा वो 10 सवाल उठाएगा, क्योंकि चीज़ों को पक्ष-विपक्ष को हर दृष्टि से देखने की वो क्षमता रखता है। अब उसको ये कंडेम कर देना कि ये तो सब सवाल उठा रहे हैं, नहीं, ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों की ज़रूरत है। पूरा उनसे यानी टीम में बेस्ट खिलाड़ियों को लाया जाए, बेस्ट कप्तान बने, तो आपकी टीम बहुत बहुत बढ़िया, जिस जो संविधान ने अपेक्षा की थी हमारे लीडर्स ने, देश के क्रांतिकारियों ने, देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने, उस उन अपेक्षाओं को आप पूरा कर सकते हैं। आज हो सकता है, आज माहौल है, ये देश एक बहुत बड़े सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। और इसीलिए जो प्रतिक्रांतिकारी शक्तियां हैं वो बहुत डरी हुई हैं। वो अब आतंकवाद का सहारा ले रही हैं, वो अंधविश्वासों का सहारा ले रही हैं। उससे मगर डरने की जरूरत नहीं है। अंधेरे में तो एक मोमबत्ती जलाना काफी होता है अंधेरे को नष्ट करने के लिए। ये सर अंधेरे हमारे वाली ताकतों, ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अंधेरा बहुत ज्यादा फैल गया है। हमारा जी, विश्वास उजाले में होना चाहिए और हमको अपना जो बेस्ट क्वालिटी के ब्रेन्स हैं उनको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है, मैं क्लास 3 में मैंने ज्वाइन किया एक क्लर्क के रूप में नौकरी में, और मैं क्लास 1 पर टॉप के लेवल से रिटायर हुआ। मुझे और मैं एक मजदूरी मामूली मजदूर क्लास से पैदा हुआ, उन मोहल्लों में जिनमें कोई हाई स्कूल पास भी जल्दी नहीं करता है आज भी। सर एक तो मिनट में, तो मेरे साथ मेरा एक ये मेहमान और मेरा जुड़ रहे ये हैं। मैं नहीं, मैं बात कह दूं अपनी, कि मेरा ये जी, कहना है कि जो जो क्लास 1 के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदारी नहीं समझते, वो जिम्मेदारी को और ज्यादा समझते हैं। उनको अवसर दिया जाना चाहिए टीम में, क्वालिटी आपकी इंप्रूव करेगी। और जी, ये हमारा जो आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया बिरजन सिंह साहब। हमारे बीच में ओपी चक्रवर्त एडवोकेट साहब जुड़ रहे हैं। हमारी आवाज़ सुन रहे हैं एडवोकेट साहब? हाँ जी सर, जी सर। तो आप अपनी हेलो। फ्रंट कैमरा ऑन करें, कैमरा आपका ओपन नहीं हो रहा है। जी अभी मैं करता हूँ अभी। जी, जी करते हैं। एक सेकंड, आप मुझे 5 मिनट देंगे? अ, आप ओपन करें, उसी में ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्रंट कैमरा ऑन करें, आप स्क्रीन को दबाएँ ना, स्क्रीन में आप दबाएँगे तो आ जाएगा फ्रंट कैमरा। अभी ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों की। तो बहरहाल हम आज इस विस्तार से भारतीय संविधान की मुख्य शक्ति और स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपने बहुत विस्तार से हमारे दुखने सुनने वालों को अपनी विचार अभिव्यक्त किए, लोगों को बताया। हम लगातार भारतीय संविधान के संदर्भ में जो बहुसंख्यक समाज भारत के इस देश में जो लोग हैं, जो आज भी गांव ग्रामीण में जो रहते हैं, उनको भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है, या फिर वो इस किताब को सर्वसुलभ के रूप में उनके पास उपलब्ध नहीं है, या इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तो भारत के जो नौजवान पीढ़ी है, उन्हें भारतीय संविधान की किताबों को विभिन्न
जो उसके नियम कानून है, बाबा साहब की लिखी हुई विभिन्न किताबों को पढ़ना चाहिए, और ताकि पढ़ने के बाद में ही हमारे लोगों को उसकी ज्ञान की वृद्धि होगी और वो अपनी बात को रख सकते हैं। एडवोकेट साहब हमारी बात सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से डिस्टर्ब लगता है। नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, उसमें कुछ बटन वटन दबाने होते हैं, ठीक से जानकारी नहीं होती कई बार मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। हाँ, जुड़ गए। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। हमारे आज की इस प्रमुख मुद्दों पर अभी हमारे जो बृजेंद्र सिंह साहब है, जो विस्तार से विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, उनकी आप बात शायद सुने भी होंगे। जी जी। तो पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, और जी। हम बाबा साहब के संविधान की इस प्रस्तावना को लेकर उसकी विभिन्न मुख्य शक्ति और स्रोत के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फिर से डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हेलो, हाँ, क्या हुआ? पता नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है मेरे ख्याल से फिर से। हाँ, वो अब रेगुलर रखिए इसको, फीचर को, तो सब लोग समझ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, एडवोकेट साहब जी जी, बोलिए। आप अपनी बात को जल्दी से रखें, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम में बहुत लेट में आप जुड़े हैं, जी और हम भारतीय संविधान की मूल शक्ति स्रोत के संबंध में जो चर्चा कर रहे थे, मुख्य रूप से जो उसकी शक्ति निहित है उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, और विस्तार से अभी बृजेंद्र सिंह साहब ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर के उनकी मुख्य स्रोत और निहित शक्तियों के बारे में अपनी जानकारी दी। जी आप अपना परिचय बताएं और अपनी बात रखें। जी, मेरा नाम ओपी चौकड़ायत एडवोकेट है, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। और अभी जो विजेंद्र सिंह जी ने जो बात बताई, वैसे काफ़ी अच्छे अनुभवी आदमी हैं, हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, अच्छे तरीके से किसी बात को रख सकते हैं। एक क्लास 1 ऑफिसर रहने के नाते उनको सर्विस के भी काफ़ी अनुभव हैं, और उसके तहत उन्होंने जो बताया वो काफ़ी अच्छा बताया है उन्होंने। मैं भारतीय संविधान के तहत एक बात और कहना चाहता था कि जो भी हमारे यहाँ चल रहा है, जैसा कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी इन बातों को फैलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो आम पब्लिक को समझाने के लिए हमें ज्यादा विचार करना चाहिए। क्योंकि संविधान का जो मूल मंत्र है, जो संविधान की मूल सोच है, वो सोच ये नहीं है कि सिर्फ हम समझदार बनते रहे, आपस में हम लोग लगे रहे। लोगों तक इस बात को बढ़ाना चाहिए। और आर्टिकल जो भी है, हमारे आर्टिकल टू आर्टिकल हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जब तक हम समझाएंगे नहीं, एक दूसरे आपसे जुड़ाव मेरा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आपस में जुड़ाव रहने के बजाय संविधान से, संवैधानिक विचारधारा से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। ये हमारी बहुत ज्यादा कमी देखी है हम लोगों ने। और आप लोगों के बीच में क्या बातचीत रही, क्या नहीं रही, मुझे नहीं पता इस बात का कितना रहा आपका, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो पा रहा। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें आपस में थोड़ा सा विस्तार करना चाहिए। हमारी बातें जो आती है, ये जो लोगों को तक पहुंचाते हैं, हमें ये संविधान के कई चैप्टर्स हैं, जैसे कि मूल्य अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, सरकारी ढांचा है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, कई ऐसे ढांचे हैं जिनको हमें समझाना चाहिए लोगों को। हमारे पब्लिक के जो कर्तव्य है वो भी समझाना चाहिए। और उसको समझाते समझाते हम लोग जो थोड़ा सा और आगे निकलेंगे, जब लोग हमारे साथ में एक दूसरे, जो लोग हमारे से साथ में संवैधानिक विचारधारा के तहत बातचीत करेंगे, वो हमसे जुड़ेंगे, हमसे 2 सवाल पूछेंगे, उसमें और मजा आएगा। क्योंकि हम लोग काफी, ऐसा लगता है हम लोग ठहरे हुए हैं। मैं अपने प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया के जहां तक मेरी बात जाती है, लोग मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि हमने एक लड़ाई छेड़ी है। क्योंकि हमारे संवैधानिक हक और अधिकार अब तक हमें मिले नहीं अपने जनसंख्या के अनुपात में, उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं।
एक वर्ग जो विशेष तौर से अधिक 3.5% था, वो बहुत सारी राइट्स ले जा चुका है। ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, और भी कई दोहरा चुके, मेरी बात कोई नई नहीं है। लेकिन नयापन तब आएगा जब हम लोग सब लोगों को समझाते समझाते, अभी शुरू किया है, धीरे धीरे समझेंगे लोग, हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। और संविधान के विषय में और ज्यादा कोई डिस्कशन जो आप लोगों ने किया है वो बहुत अच्छा किया होगा, और जो विजेंद्र सिंह जी ने जो बोला अभी काफी अच्छा बोला है, उसके हिसाब से मैं मान सकता हूँ काफी अच्छा बोले होंगे वो। लेकिन मैं अपनी बात यहीं पर कहना चाहता हूँ, यहीं रुकना चाहता हूँ मैं अपनी बात। जी जी। विजेंद्र सिंह जी, अभी एडवोकेट साहब की बात आप सुन रहे थे, उनकी इस तर्क को आप कितने क्या समझते हैं, और उनकी इस विचार के बारे में आप अपनी विचार रखें। मैं सब 100% सहमत हूँ। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि ये बातें जो हैं जन जन तक जानी चाहिए, और कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये बातें पहुंचनी चाहिए संगठित तरीके से। ये ऐसा नहीं कि जैसे पत्थर पे पानी गिरा, एक ऐसे है ना, मिट्टी में पानी गिरा सोख लिया उसने, तो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को उसमें प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। क्योंकि अशिक्षा एक खास तौर से जो विक्टिम है इस सिस्टम के, उनमें अशिक्षा और गरीबी के मारे हुए, मीडिया वगैरह का भी वहां पर कोई पकड़ नहीं है ज्यादा, तो एक झूठा प्रचार रात दिन चलता रहता है। तो सही बात को कहने वाले लोग भी होने चाहिए, और ये प्रयास जब तक संगठित एक टीम के रूप में नहीं होगा तो तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो मैं एडवोकेट साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100% कि इसको पहुंचाया जाना चाहिए। ये सीमित कुछ मुट्ठी भर लोगों तक बात होगी तो उससे काम चलने वाला नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग, हमारे बीच में एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया है, पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया, कम से कम वहां तक तो बात पहुंचे, जिससे कि चलो हमारे आम गरीब भाई जो गांव में रहते हैं, किसान मजदूर हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, उनको गुमराह किया जा रहा है, वो टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन पढ़े लिखे वर्ग को तो गुमराह नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, और इसको रोकने की जिम्मेदारी हम लोगों की खुद की है। जी बिल्कुल। एडवोकेट साहब, अभी विजेंद्र सिंह जी की बात को आप सुन रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा फिर से इसलिए ये जानना चाहूंगा कि आप एक विधिवेत्ता है, अधिवक्ता है, जिस ढंग से बाबा साहब ने भारत की मूल प्रस्तावना में अपनी बातें जो रखी है विस्तार से, उसी संदर्भ पे हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं अभी हमारा ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और आपने आखिरी में हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो जिस ढंग से अभी आगामी भारत में जो सेंसेक्स होगा, भारतीय जनगणना होगी, जिसमें बाबा साहब ने SC ST OBC के बहुसंख्यक लोगों के लिए हक अधिकार दिए हैं, और आगामी 10 साल के लिए बहुसंख्यक समाज के लिए उनके अधिकार निहित होते हैं। इस सेंसेक्स के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आर्थिक राजनीतिक विकास संभव होते हैं, तो जो भारत के अंदर में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसे मूल निवासी समाज कहा जाता है, जी बिल्कुल, तो जाति आधारित जो जनगणना अंग्रेजों ने की थी, लेकिन आजादी के बाद 15 बार जो सेंसेक्स हुआ है, इसमें उसकी डेटा के संदर्भ में आपकी अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद जो डाटा है, वो डाटाओं को जो 1956 में जो डाटा आया था, जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, SC ST का तो डाटा कई बार डिक्लेयर हो गया, लेकिन OBC का डाटा डिक्लेयर नहीं हुआ। OBC का डाटा 1956 में जो डिक्लेयर हुआ था वो 52% था, और 52% डाटा को सामने आते ही जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि SC ST OBC मिलकर के 22.5% ले गए, और 52% यदि ये ले जाएंगे, जो मंडल आयोग वाली जो रिपोर्ट थी, अगर ये ले जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। ये सोच करके उन लोगों ने उस सिफारिश को लागू किया ही नहीं। और जो आने वाली जो जनगणना है, वो जनगणना मेरे ख्याल से OBC का जनसंख्या है वो और बढ़ी हुई निकलेगी। और ऐसा ही नहीं है, माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ी हुई निकलेगी, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर जो पूरी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के मुताबिक न तो आज तक अधिकार दिए गए हमारे को, और न ही इन अधिकारों पर चर्चा की गई। क्योंकि इसीलिए चर्चा नहीं की जाती क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, वो कभी भी हमें सत्ताशील नहीं होने देना चाहते। जो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, जो मनुस्मृति की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू कर रहे, सिर्फ और सिर्फ संविधान का नाम चल रहा है।
मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको डिक्लेयर रूप से कह रहा हूं मैं आज कि यदि सभी जो पार्टियां हैं, जो मुख्य 5 पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, इन सभी के जनक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जजों ने ब्राह्मणी व्यवस्था बिठा रखी है। उसके अंदर आप देखिए, कोई भी SC ST का, OBC का कोई भी नेता लीड करता है तो जैसे ही लीड करने लगता है, जैसे CM का या PM का दावेदार बनने लायक होता है, तो उस पर कोई न कोई ऐसा इल्जाम लगा करके और उसे रोक दिया जाता है। ये अक्सर होता आया है और इसीलिए ये जनगणना को डिक्लेयर नहीं करना चाहते। ये जनगणना डिक्लेयर करेंगे तो OBC अपना 27% के आगे बढ़ेगा। वो जैसे 6 दिसंबर को बातचीत होने वाली थी, 6 दिसंबर 1992 को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर SC ST और OBC के बड़े नेताओं में बैठ के बातचीत होने वाली थी। भाई SC ST को जब जनसंख्या के अनुपात में दिया गया तो OBC को उसकी जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं दिया गया? उसको 27% भी क्यों रोका गया? उस टाइम तो 50% आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया अड़ंगा, लेकिन अब तो 10% एडिशनल और दे दिया गया तो 50% से ऊपर निकल गया। जो इकोनॉमिकली वीक है उन लोगों को दे दिया, वीकर्स को दे दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब नहीं है, चाहे जब फैसला बदल लेते हैं, चाहे जब ये रख लेते हैं। ये टोटली जो ब्राह्मणिज्म है ये बहुत हावी हो रहा है। हमारी जनसंख्या की जनगणना का जो मेन मुद्दा है वो माइनॉरिटी का और OBC का है। SC ST का डाटा तो डिक्लेयर हो गई होगा, हो सकता है अब की बार ये भी नहीं करे। और अब की बार जो इन्होंने जो ये देश में जो मौत का तांडव चला है, इस मौत के तांडव से बहुत सारे लोग डर करके खत्म हो गए हैं, या फिर उनको दवाई नहीं मिली टाइम पर, या फिर उनको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया गया, या फिर उनकी अवहेलना की गई है। तो ये जो चल रहा है ये सारा का सारा एक क्रिमिनोलॉजी चल रही है। इस क्रिमिनोलॉजी को रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब जो जनसंख्या का सेंसस जाने वाला है उस सेंसस में OBC की जनगणना जरूर होनी चाहिए, उसका डाटा डिक्लेयर जरूर होना चाहिए और माइनॉरिटी का भी डाटा डिक्लेयर होना चाहिए। क्योंकि जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये सब लोग माइनॉरिटी में आते हैं, जैन है, बौद्ध है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी वाले लोगों का भी डाटा डिक्लेयर होना चाहिए ताकि उनको भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो संवैधानिक हक और अधिकार है वो उसको मिले, उनका प्रतिनिधित्व भी निश्चित हो। जी सर। जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव कराया जाता है, लेकिन जो जनगणना को लेकर, सेंसस की डेटा को लेकर जो भारत में जिनके ऊपर में ये अधिकार मिला हुआ है, अभी तक आम जनता के लिए उसकी जो प्रोफार्मा है, कितने बिंदुओं पर उसकी जानकारी को पूछा जाएगा, किस ढंग से उसको हाईटेक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से घर घर जा करके उसकी डेटा को कलेक्शन किया जाएगा। तो जो भारत सरकार है इस सेंसस की प्रोफार्मा को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं किया है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? आखिर आम जनता के लिए इसको क्लियर क्यों नहीं किया गया है? उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ये माना जा सकता है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये डाटा डिक्लेयर इसलिए नहीं करना चाहते, वो प्रोफार्मा इसलिए डिक्लेयर नहीं करना चाहते क्योंकि जो हिंदूवाद के, हिंदुज्म के खिलाफ या फिर ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो इस टाइम पर जो चल रहा है पूरे देश में, जो विरोध चल रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने की वजह से चुनाव आयोग को भी चोरों का सरदार कहा गया है। एक वामन मेश्राम साहब ने बाकायदा डिक्लेयर रूप से कह रखा है कि ये चुनाव आयोग चोरों का चोर नहीं, चोरों का सरदार है। मेरा कहना यह है कि ये चोरों का सरदार तो वही है, ये साथ ही साथ जो प्रोफार्मा डिक्लेयर नहीं करने वाली बात है उसके अंदर ये क्या करेगा, मेरा जो मानना है उसके अंदर वही पहले वाला एक तरीका अपनाएगा कि आपका जो धर्म का रिलीजन वाला कॉलम है उसको रूल से भरवाएगा, बाद में रूल से जाके मिटा लेता है, फिर उसको अपने हिसाब से कर लेता है, वापस फिर हिंदुओं का डाटा पेश करेगा। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो सेंसस करने का इनका जो अब के बार हो सकता है उसके अंदर कुछ शर्तें ऐसी हो जैसे NRC, CAA, NPR, जो उनके अंदर जो नहीं कर पाई उसी की मंशा को दोहराने के लिए ये लोग उसमें ऐसी टर्म एंड कंडीशंस डाल सकते हैं जिन टर्म एंड कंडीशन के तहत यदि आप आए और बाकायदा उस डाटा को चुनाव आयोग तक पहुंचा तो वो चुनाव आयोग उसको वोट डालने के लिए डाउटफुल मानेगा।
और उस डाटा को हो सकता है उसको दे दे, जो सिटीजनशिप जो कोड है उसको दे दे, उधर से नोटिस आ जाए। हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से आपको नोटिस भेज दिया जाए, हो सकता है ये डाटा जो सिटीजनशिप जो कोड है उसके पास चला जाए तो उधर से आ जाए। तो मेरा कहना ये है कि ये कोई न कोई ऐसी बदमाशी जरूर करेंगे। चुनाव आयोग भी बाकायदा उन्हीं के दबाव में है, उन्हीं की बात मानता है, सारे के सारे वही बैठे हुए हैं चुनाव आयोग को। अगर जो आप अगर इनके कमिश्नर देखें तो कमिश्नर से मैक्सिमम ब्राह्मणी हैं, उसी एक जाति समाज के, उसी शासक वर्ग के हैं, जो कहीं न कहीं कैसे न कैसे एन के प्रकार हमारे SC ST OBC और विशेष तौर से माइनॉरिटी पर राज करना चाहते हैं, लेकिन उनको हक और अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपने उस प्रोफार्मा में अब की बात कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया चक्रवात साहब जी, आप जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण विचार रखी। मैं एक मिनट में आप दोनों की प्रतिक्रिया को लेकर के इस कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। जिस ढंग से हम आज के इस दूसरे एपिसोड में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी निहित शक्ति और उसके स्रोत के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया बाबा साहब के इस भारतीय संविधान को लेकर के ना कोई डिबेट करती है, ना कोई चर्चा करती है। बहरहाल हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इसको हम और लंबे एपिसोड के माध्यम से अलग अलग राज्यों के बुद्धिजीवियों को, अधिवक्ताओं को, सीनियर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बुला करके हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि भारत के बहुसंख्यक लोगों के बीच में इसका मैसेज जाए और भारतीय संविधान की एक एक धारा, अधिनियम, कानून की जानकारी उन्हें हो सके, ताकि हमारे भारत के अंदर में जो आने वाली कमिंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको नई दिशा मिले, नई दशा मिले। इस संदर्भ में संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में बृजन सिंह जी के पास फिर जाना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें जीवन का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने एक पूर्व IPS अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान पढ़े लिखे युवक युवती हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे साहब भारतीय संविधान के संदर्भ में? देखिए, चक्रयात साहब ने बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है, खासतौर से बैकवर्ड क्लास के लिए, शुरू में ही बाबा साहब चाहते थे कि इनका आरक्षण किया जाए। उस वक्त जो बात कही गई नेहरू गवर्नमेंट ने कि डाटा उपलब्ध नहीं है, तो ये सन 50 से लेकर के अब तक डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। ये किसी ने रोका नहीं है, जानबूझ करके डाटा नहीं लिया जा रहा। तो जब कालेकर कमीशन को पार्लियामेंट के पटल पर भी डिस्कस तक नहीं होने दिया, मंडल कमीशन आया, तो उसके बाद में आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब आप 52% आप बताते हैं, 27 क्यों ले गए? गणित तो गणित होता है, 52 में 51 में नहीं होना चाहिए, जस्टिस तो ये कहता है। तो खास बात यह है कि वो मुद्दे को लोग उठाएं, उससे बजाय उसको हैंडल करने के, जैसे शुतुरमुर्ग की तरह, वो कबूतर की तरह वो आंखें बंद करने से समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं ये लोग। वो जो समस्या है अपनी जगह बनी हुई है बिल्कुल, और लोग बैकवर्ड क्लास में दिन पर दिन जब जैसे जागृति होती जा रही है, उनकी डिमांड सामाजिक न्याय की बढ़ती जा रही है। तो उसको हैंडल न करने से बजाय उसको धर्म का रूप दिया जा रहा है, कभी कोई रूप दिया जा रहा है। संविधान ये चाहता है कि इनके साथ न्याय किया जाए। अब उसका तरीका बस क्या है कि उन लोगों का तरीका यह है कि धार्मिक राजनीति चलाई जाए, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति चलाई जाए। असली तरीका यही है कि डाटा उपलब्ध कराया जाए। डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? और इसी बात को लेकर के लगातार मामला आगे बढ़ता जा रहा है। मंडल कमीशन के बाद भी अब ये तय हो जाना चाहिए था, तब तो डाटा वगैरह भी आ गया। अब सेंसस हो रहा है, तब डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन जब करना ही नहीं है, इरादा ही नहीं है न्याय करने का, तो अब बैकवर्ड क्लास हो या जो दबा कुचला वर्ग है, SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड, इन लोगों को चाहिए कि ये अपने स्तर पर एक जन आंदोलन चलाएं। मुझे लगता है बिना जन आंदोलन के न्याय मिलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल। और अब तो संविधान को भी खतरे में इन लोगों ने डाल दिया है, तो अपने को ही बचाना है और संविधान को ही बचाना है। तो वरना हमारे पूर्वजों का पूरी मेहनत को निष्फल करीब कर देना चाह रहे हैं, कर दिया। जी बिल्कुल, इनका यही इरादा है। जी बहुत
शुक्रिया बिजन सिंह साहब, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे इस चैनल के माध्यम से रखी। इसका लाभ मुझे लगता है कि हमारे देखने सुनने वाले नौजवान पीढ़ी को ज़रूर मिलेगा। मैं आखिरी प्रतिक्रिया के रूप में ओपी चक्रवर्ती एडवोकेट साहब के पास जाना चाहूँगा। एडवोकेट साहब, आप जो बिजन सिंह जी की बातों को सुन रहे थे, हम जी बिल्कुल। हमारे नहीं सुनने वालों को, जो युवा पीढ़ी आज, जैसा कि बिजन सिंह जी ने कहा कि नई पीढ़ी जो तैयार हो गई है, उन्हें बस बाबा साहब के विचारों हम्म, को जन जन तक लेके जाना की ज़रूरत है, ताकि बाबा साहब के उसके कठिन संघर्षों का ऋण को हमारी आने वाली पीढ़ी एक होकर के, शिक्षित बन करके, संगठित होकर के, संघर्ष करके इस मिशन को आगे लेके जा सकें। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सही फरमाया, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। और विजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि ये डाटा डिक्लेयर करके लोगों को आंदोलन के लिए या इसके लिए मतलब इशारा दें। तो हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सब मिल करके, और ओबीसी को और माइनॉरिटी को, क्योंकि दोनों ही बहुजन समाज के पार्ट हैं, और जिस तरीके से एससी एसटी को मिला है उस तरीके से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसको रिजर्वेशन कह करके जो उन्होंने भीख बोला है, ये भीख नहीं है। दरअसल बाबा साहेब ने हजारों बार, जब संविधान बना तब हजारों बार 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 ये बोला था कि ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने रिजर्वेशन न बोल करके रिप्रेजेंटेशन बोला था। रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोला था कि जो माइनॉरिटी के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनको ये पता लगे, उनके दिमाग में ये चीज आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा भी होना चाहिए हमारी जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन उन लोगों ने इस बात का ख्याल ही नहीं किया। जैसे सिख भी थे उस टाइम पर, मुस्लिम लीग के लोग भी थे, या क्रिश्चियंस भी थे, और भी लोग थे जो राज परिवार को और भी जो जुड़े हुए कुछ लोग थे। सब लोगों ने इस रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब समझा ही नहीं, और समझा तो दूसरों को नहीं समझने दिया या समझाया नहीं। इसी रिप्रेजेंटेशन की कमी की वजह से आज हमारी लाशें गंगा नदी में बहती हुई नजर आ रही है। इसी रिप्रेजेंटेशन न होने की वजह से गंगा नदी में बहती नजर आ रही है। हॉस्पिटल्स में हमारे लोगों को कभी तो ये बीपी लो का इंजेक्शन लगा देते हैं, कभी दवा नहीं देते, कभी अकेले पटक देते हैं। न जाने ऐसा क्या होता है कि जिसको कोविड बताया जाता है वो व्यक्ति जैसे ही आइसोलेशन में डाला जाता है, आइसोलेशन में डालने के बाद करीबन 8 से लेकर 10 घंटे उस पेशेंट को अकेला रखा जाता है। आप समझ रहे हैं, अकेला, परिवार वाले नहीं रहते, उसके पास डॉक्टर भी नहीं होता, उसके पास अटेंडेंट भी नहीं होता। उसके बाद खबर आती है कि वो खत्म हो गया। तो उन 9-10 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है उसके साथ कि अच्छा खासा आदमी, बोलता चालता आदमी अगर हॉस्पिटल में जाए तो और बेटर होता है, यहाँ तो सीधी लाश आ रही है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जानबूझ करके किसी न किसी प्रकार से उनकी हत्याएं की जा रही है। कईयों को ओवरडोज दे करके उनका लीवर और हार्ट फेल किया जा रहा है। कई चीजें सामने आई है। मेरे पास 5 केस ऐसे आए हैं, जैसा कि मैंने पोस्ट डाली थी सभी लोगों के लिए, भाई जिनके भी आकस्मिक रूप से लोग जो निधन हो गया है, जो खत्म हो गए हैं, वो लोग मुझे कांटेक्ट करें, अपनी फाइल मुझे सौंपें, तो उसके ऊपर हम लीगली एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि वाकई इन लोगों की मौत के पीछे कारण क्या रहा होगा। हम लोगों ने सर, 5 फाइलें आई है। जी सर। एडवोकेट साहब, हम इस संदर्भ में अलग से और डिबेट करेंगे। जी फिलहाल बिल्कुल। हमारी जो चर्चा हो रही है उस लीक से हट करके बातें हो रही है। तो जी बहरहाल आपने अपनी अमूल्य समय दे करके हमारे इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मानवता हाँ, चैनल इस विषय आप इस विषय पर इस विषय पर एक अलग से डिबेट रखी जाए तो मैं उस बारे में विस्तार से बता सकता हूँ कि लोगों से क्या क्या हुआ। जी बहरहाल हम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में लगातार अपनी विचार रख रहे हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लंबे समय तक हमारे अ, समाज के, बहुसंख्यक समाज के बीच में अपनी कार्य सेवा दे करके उन्हें प्रेरक विचार हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान के संदर्भ में अपनी बात रखी। इसका लाभ उन्हें मिलेगा। ओपी चक्रवर्ती एडवोकेट साहब जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, आपने भी अपनी कीमती समय दे करके वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अपनी बात रखी। दोनों मेहमानों का हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज की इस कार्यक्रम की हम यही समाप्ति करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में कोई दूसरे विषय को लेकर फिर से हम
आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय भीम।